हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। आज हम सीखेंगे गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में सीखेंगे। देखो, इस काल के प्रशस्तिकारों ने अपने अपने संरक्षक शासकों की तुलना यम, कुबेर आदि देवताओं से की है। इस काल में क्या किया है? जो प्रशस्तिकार थे उन्होंने अपने संरक्षक शासकों की तुलना किससे की? यम से की है, कुबेर से, आदि प्रकार के देवताओं से की है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो राजस्व दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इस काल में स्थापित हो गया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह राजस्व दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इसी काल में स्थापित हो गया है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति, जिसका बाणभट्ट ने तिरस्कार भी किया था। जो मनुस्मृति थी उसको किसने तिरस्कार कर दिया था? तो बाणभट्ट ने उसको तिरस्कार कर दिया था। कुल मिला जुलाकर गुप्त शासन को केंद्र बिंदु राजा था। कुल मिलाकर क्या कहते थे? मिला जुलाकर जो गुप्त शासन था वो केंद्र बिंदु राजा था। गुप्त शासक महाराजाधिराज एवं परम भट्टारक जैसी मकरम उपाधियां धारण करते थे। जो गुप्त शासक थे वे महाराजाधिराज और परम भट्टारक उपाधियां धारण करते थे। राजा की सहायता जो करता था वो मंत्री परिषद होते थे, जिसके ज्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के होते थे और उन्हीं को अमात्य कहते थे। इनको कुमारामात्य भी कहते थे। जो राजा की सहायता करते थे, मंत्री परिषद होते थे, उसमें ज्यादातर लोग जो सदस्य थे उच्च वर्ग के रहते थे और उन्हीं को अमात्य कहते थे या कुमारामात्य कहते थे। सामंतवाद का बीजारोपण इस काल में हो चुका था। सामंतवाद का बीजारोपण इसी काल में हो चुका था, लेकिन सामंत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। सामंत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अधिकारियों के वंशानुगत होने के प्रमाण मिले थे। अधिकारियों के वंशानुगत होने के प्रमाण भी मिले थे। दंड व्यवस्था काफी उदार थी और मृत्यु दंड भी दिया जाता था। दंड व्यवस्था काफी उदार थी और मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। राजा का पद वंशानुगत था, किंतु ज्येष्ठाधिकारी नहीं था। ज्येष्ठाधिकारी नहीं था और राजा का पद क्या था? वंशानुगत था। गुप्तकालीन अधिकारी देख लो। गुप्तकालीन अधिकारी कुमारामात्य जो उच्च पदाधिकारियों थे, महाबलाधिकृत जो सेनापति था, महादंडनायक जो न्यायाधीश था, संधि विग्राहक जो युद्ध तथा संधि का मंत्री था, दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वाध्यक्ष जो राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का अध्यक्ष था, भंडागाराधिकृत जो राजकीय कोष का प्रधान था, महाअक्षपट्टलिका अभिलेख विभाग का प्रधान था, महाप्रत्याहार मनुष्य सुरक्षा अधिकारी था, ध्रुवाधिकरण जो कर वसूलने वाला विभाग था प्रधान था, रंगभंडारिक जो सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, पुरपाल जो नगर का प्रधान अधिकारी था और अग्रहरिक जो दान विभाग का अधिकारी था। ये इतने अधिकारी थे। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई देखो। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो इसमें ग्राम होता था, सबसे छोटी इकाई ग्राम, सबसे बड़ी देश। सबसे छोटी ग्राम होती थी और सबसे बड़ी इकाई देश होता था। ग्राम गांव होता था। गांव का मुखिया कौन होता? ग्रामपति होता था या गृहस्तर होता था। और पेठ का मुखिया तहसील, पेठ को तहसील कहते थे।
और पेठ का मालिक पेठपति और इसको विधि भी कहते थे। फिर विषय, विषय को कहते थे इस समय जिला, जो इसका पति है तो विषयपति। फिर भुक्ति, भुक्ति जैसे प्रांत, राज्य आज की डेट में इसको कहते उपहारिक, इसके साथ फर्क को। फिर देश, देश ये हमारी सबसे बड़ी इकाई थी। देश तो देश को देश कहते थे। इसका शासक जो होता था तो गवर्नर या गोपत्री। सीमांत प्रदेशों के शासक को गोप्ता भी कहते थे। सीमांत प्रदेशों के शासक को क्या कहते थे? गोप्ता भी कहते थे। फिर आगे देखो, फिर अधिकारियों का वेतन नगद व भू राजस्व दोनों के रूप में दिया जाता था। जो अधिकारियों का वेतन था वो नगद और भू राजस्व दोनों के रूप में दिया जाता था। ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत जो पूर्णतः स्वतंत्र थी। ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत होते थे जो पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। फिर इसी में कर व्यवस्था भी दी जाती थी। कर व्यवस्था देखो, भूमि कर, भूमि का भाग जो था तो 1/6 या फिर 1/4 कर लगता था। 1/6 फिर 1/4 कर लगता था। ध्यान दें, गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हो गई, किंतु वाणिज्य व्यापार संबंधी करों की संख्या में कमी हो गई। देखो क्या हुआ इसमें जो गुप्त संबंधी कर की संख्या थी उसमें वृद्धि हो गई, भूमि संबंधी जो कर की संख्या थी, और जो वाणिज्य व्यापार संबंधी थे उसमें करों की संख्या में कमी आ गई। अब गुप्तकालीन विभिन्न कर देख लो। भाग जो भूमि होती थी उसका भाग भूमि कर 1/6 या 1/4। भोग जो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल या सब्जियां उसको भोग कहते थे। उद्रंग स्थायी काश्तकारों से लिया जाता था। जो स्थायी काश्तकार थे उनसे लिया जाता था। उपरिकर जो स्थायी कृषक थे उनसे लिया जाता था। बलि जो धार्मिक कर था। प्रत्यय भूतावात जो विदेशी वस्तुओं पर आयात पर जो कर दिया जाता था वो शुल्क। जो सीमा बिक्री थी उसको शुल्क। फिर देखो इस काल में करों का भुगतान अन्न या में नगद निर्णय दोनों से किया जाता था। इस काल में करों का भुगतान अन्न से भी किया जाता था और नगद से भी किया जाता था। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। जो ब्राह्मणों और मंदिरों के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसको क्या कहते थे? अग्रहार कहा जाता था। और इसमें धार्मिक और शैक्षणिक भी थे। धर्म के लिए भूमि दान देते थे और शिक्षा के लिए भी भूमि दान देते थे ब्राह्मणों को। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। गुप्त काल में कृषि जो थी वो लोगों की मुख्य व्यवसाय था। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। कृषि अधिकांशतः किस पर निर्भर थी? वर्षा पर निर्भर थी। भूमिगत भूमि उपयोगिता के दृष्टि से कई प्रकार के थे। भूमि उपयोगिता की दृष्टि से कई प्रकार के थे। जिसे भूमि क्या थी? उपयोगिता की दृष्टि से कई प्रकार की थी भूमि। जैसे क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि। दूसरा वास्तु जो मकान निर्माण के लिए। खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी। चौथा अपृहत जो बिना जुती हुई भूमि थी। पांचवी गोचर चारागाह भूमि। छठी अप्रदा विवादास्पद भूमि। ये हमारी भूमि थी उपयोगिता की दृष्टि से। 6 प्रकार की भूमि थी उस समय। फिर प्रमुख उद्योग देख लो। कपड़ा उद्योग प्रमुख था। प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था। निगम जो प्रधान होता था वो श्रेष्ठी कहलाता था। निगम व्यापारियों को सीमित किया जाता था। समित दी जाती थी व्यापारियों को निगम के लिए। फिर उस समय बंदरगाह थे। कौन कौन?
भड़ोच, क्रैम्बे, पौल, ब्राह्मण, ये हमारे बंदरगाह थे 4 प्रमुख। फिर ये पश्चिमी तट के थे। पूर्वी तट के बंदरगाह ताम्रलिप्ति और यासपाला थे। व्यापारियों के समूह को सार्थ या नेता और इसके नेता को सार्थवाह कहते थे। जो व्यापारियों का समूह था उसको सार्थ कहते थे और उसके नेता को सार्थवाह कहते थे। सामाजिक गतिविधियां देखो। सामाजिक गतिविधियां, गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में बटा था। 4 वर्णों में बटा हुआ था गुप्तकालीन समाज। चारों वर्णों का आधार कर्म न होकर जन्म था। चारों वर्णों का आधार कर्म न होकर क्या था? जन्म था। वर्ण विभेद, गुप्तकालीन ग्रंथों में 4 वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान था। गुप्तकालीन में क्या था? 4 वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान था। न्याय संहिता के अनुसार ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष की जानी चाहिए। ब्राह्मण को परीक्षा तुला से जानना चाहिए, क्षत्रिय को अग्नि से, वैश्य को जल से, शूद्र को विष से जानना चाहिए। ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना, लेना ये कार्य था। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या था? अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और दान देना लेना था। फिर देखो शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। चंडालों का समाज स्थान 4 वर्णों से नीचे था। जो चंडाल थे उनका समाज स्थान क्या था? 4 वर्णों से नीचे माना जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख भी मिलता है। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जो जाति थी उसका भी उल्लेख मिलता है। देखो गुप्तकालीन रचनाएं, देखो रचनाएं। कालिदास जो प्रसिद्ध कवि थे, इसने मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान संकुतलम, विक्रमो वर्षियम ये जैसी अनेक रचनाएं ये किए हैं। किसने? कालिदास ने। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिज्ञान संकुतलम किसकी रचना है? तो क्या बताओगे? कालिदास की रचना है। ऋतुसंहारम किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूतम कालिदास की। फिर विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखा है। विशाखदत्त ने। दंडिन ने 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शन लिखा है। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिक और वृहत संहिता लिखा है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और ब्रह्म सिद्धांत लिखा है। भारत ने चारुदत्ता, स्वप्नवास दत्ता और उरुभंग लिखा है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं जहाँ से आपके एग्जाम में, जैसे ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि मुद्रा राक्षस के कवि कौन हैं? विशाखदत्त। और कालिदास से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सारे हैं। कुछ और कवि हैं जैसे भारवी, किरात तर्जुनियम लिखा है। असंग ने योगाचार लिखा है। वत्स भट्टी ने रावण वध लिखा है। चंद्र गोमनी ने चंद्र व्याकरण लिखा। बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग्न लिखा। सिद्धसेन ने नयनावतार लिखा है। शूद्रक ने मृच्छिकाटकम लिखा है। कामदक ने नीतिशास्त्र लिखा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। फिर कुछ प्रमुख दर्शन थे उस समय। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक
कपिल मुनि योग दर्शन के, पतंजलि न्याय दर्शन के, गौतम बुद्ध वैश्विक दर्शन के, कणाद मीमांसा के, जैमिनी। ये हमारे कुछ प्रमुख दर्शन हैं। फिर कालिदास जो महान साहित्यकार हैं, कालिदास को महान साहित्यकार हैं और इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। फिर देखो शून्य तथा दशमलव प्रणाली का विकास भी हुआ, शून्य तथा दशमलव प्रणाली का विकास भी हुआ, और यह आर्यभट्ट ने किया। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी। फिर आर्यभट्ट ने और क्या बताया, जो पृथ्वी है यह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है यह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया, पाई का मान कितना बताया, 3.14। और ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। किसमें, ब्रह्म सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। बराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में ज्ञान दिया। नागार्जुन ने रसायन व धातु विज्ञान के विख्याता थे। नागार्जुन रसायन एवं धातु विज्ञान के। धन्वंतरी जो आयुर्वेद थे, शल्य चिकित्सक थे, जो सुश्रुत ने लिखा। और इसी गुप्त काल में पारा का आविष्कार हुआ। पाल काव्य नामक पशु चिकित्सक भी वर्णन है। हतस्य आयुर्वेद का वर्णन भी इसी काल में हुआ था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।